मित्रों नमस्कार। शिक्षा तरुण के खास कार्यक्रम एक मुलाकात शिक्षा तरुण के साथ में आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दोनों सुपौल शहर से हैं और दोनों की बहुत खासियत है, इनके बारे में हम लोग धीरे-धीरे आगे कार्यक्रम के दौरान चर्चा करेंगे। मैं पहले अपने मेहमानों का परिचय करवा दूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुपौल से, सुपौल शहर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। डॉक्टर मुकेश सर आपका बहुत-बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और हमारे आपका साथ बहुत जुड़े बहुत हुए धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही प्रतिभावान और कोसी शहर के बहुत ही उदयीमान दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा जी। डॉक्टर करण आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षा तरुण की पूरी टीम को इस फेसबुक लाइव पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर करण, धन्यवाद। डॉक्टर मुकेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर मुकेश के बारे में थोड़ा-सा परिचय दे दूँ। डॉक्टर मुकेश एएनएम कॉलेज गया से इन्होंने एमबीबीएस की उपाधि ली है और एमबीबीएस की उपाधि लेने के बाद इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये कहीं बाहर जा सकते थे, अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में जा सकते थे, अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते थे और अच्छी सैलरी के साथ जा सकते थे। लेकिन इन्होंने अपने शहर के लोगों की सेवा करने का अपना उद्देश्य बनाया, अपना इन्होंने ये लक्ष्य बनाया कि हम अपने शहर के लोगों की सेवा करेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर मुकेश जो है समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। वो गरीब बच्चों की मुफ्त में उनका इलाज करते हैं और खास और उनकी जितनी मदद हो सकती है वो करते हैं। इस पर भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे डॉक्टर मुकेश से। डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा जो हैं, ये इन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से ग्रेजुएशन किया है और वहीं से ही हाउस सर्जन किया है और उसके साथ में इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनको सुपर डेंटिस्ट का एक अवार्ड भी मिला है। इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये बड़े-बड़े शहर में जा सकते थे, काफ़ी कमाई कर सकते थे, लेकिन इन्होंने भी अपने छोटे शहर जहाँ से इन्हें ये जन्मे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, वहाँ के लोगों की सेवा करना अपना उद्देश्य माना है। ये दोनों डॉक्टर्स में खासियत है और इसलिए दोनों आज हमारे शिक्षा तरुण के लाइव इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर्स तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये दोनों डॉक्टर्स अपने प्रोफेशन के साथ समाज सेवा को लेकर भी आगे बढ़ते हैं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह से। डॉक्टर मुकेश जी आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। आप सभी शिक्षा तरुण के सदस्यों का बहुत बहुत आभार और खास करके श्री रौनक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग से मिलाने का एक मौका दिए हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जैसा कि हमने परिचय में बताया कि आपके पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन फिर भी आपने अपने शहर के लोगों की सेवा करने का उद्देश्य चुना। क्या कारण था, क्या प्रेरणा थी आपकी जो आप लौट के अपने शहर वापस आए? देखिए, सबसे पहली बात कि लौट के हम वापस नहीं आए हम इस शहर में ही थे और जी। शहर में कुछ करने के लायक हो जाए इसलिए बाहर अपना पढ़ाई करने गए थे और शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि अपने शहर में रह के ही शहर के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए कुछ काम आ सके। और इसी क्रम में मैंने हमने चिकित्सा का प्रोफेशन चुना कि एक चिकित्सक जहाँ भी चाहे कहीं से भी रह के अपने समाज को सेवा दे सकता है, उसके लिए किसी भी तरह की प्रोफेशनल बाध्यता नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर मुकेश, जैसा कि हमने आपके बारे में पढ़ा है, सुना है कि आप सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी रुचि लेते हैं। सामाजिक कार्यों की तरफ आने की प्रेरणा कैसे मिली और आप क्या-क्या सामाजिक कार्य में रुचि लेते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं डॉक्टर मुकेश। सामाजिक कार्य तो जैसा कि अभी तो हम शिक्षा तरुण के माध्यम से ही गरीब बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह दे पाते हैं और जहाँ तक संभव हो उन बच्चों का इलाज में मदद करते हैं। इसके अलावा और जो शिक्षा तरुण से बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं, जो समाज के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं, उनको भी किसी तरह का अगर आर्थिक परेशानी है इलाज के क्रम में तो हम उनको सहयोग करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने समाज सेवा को अपने प्रोफेशन के साथ जोड़कर उसकी दिव्यता को बढ़ा दिया है। एक बार फिर से आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम आते हैं डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा के पास। डॉक्टर करण, आपके बारे में जैसा मैंने पढ़ा है कि आप लायंस क्लब के माध्यम से समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आपके प्रोफेशन के अलावा आपका सामाजिक क्षेत्र का कार्य कैसा हो रहा है? जी। सबसे पहले थैंक यू इस शो पे बुलाने के लिए। जी। मैं 2014 से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि मैं सुपौल में आके ही क्यों प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी।
तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा ग्रेजुएशन के टाइम जब मैं एजुकेशन ले रहा था, तो मैं जब सुपौल आता था, जब आते थे सुपौल, तो इधर उधर घूमते थे, तो पता चलता था कि यहाँ पे एक तो पहले एथिकल ट्रीटमेंट नहीं होता था, दूसरा यहाँ के पेशेंट्स भटकते थे। कुछ भी इलाज कराना होता था तो या तो सहरसा जाते थे या फिर पटना जाना पड़ता था, तो काफी परेशानी होता था उन लोग को। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि मैं आऊंगा और एथिकल ट्रीटमेंट दूंगा, और पलायन रोकना है। जो पेशेंट्स मूव करते हैं, मान ली डेंटल ट्रीटमेंट के लिए सहरसा जाना, पटना जाना, ये सही नहीं लग रहा था। तो मेरा मेन फोकस यही था, और मैं अपने आप को भी काफी खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने इसमें काफी हद तक कामयाबी पाई है। हमारे पेशेंट्स दिल्ली जाते हैं, गंगाराम में फुल बॉडी चेकअप्स करा लेते हैं, लेकिन डेंटल के लिए वो थोड़ा बहुत तो विश्वास है हमारे पे। तो जो भी डेंटल से रिलेशन होता है तो हमारे पास आ जाते हैं। दूसरी लायंस क्लब इंटरनेशनल संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये। तो इसमें मैं क्लब डायरेक्टर के रूप में हूँ, और पिछले 1.5 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ, और काफी सामाजिक कार्य करती है, ये तो सब जानती है। हम लोग इसके थ्रू अभी जब ये कोविड पैंडेमिक हुआ, तो जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तो जब सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम्स नहीं खुले हुए थे, तो पेशेंट्स काफी इधर उधर भटक रहे थे। तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला, और हम लोग की जो डॉक्टर्स की टीम थी, हम लोगों ने फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल करवाया पेशेंट्स को, और मेडिसिन भी अवेलेबल करवाया। लायंस क्लब की तरफ से हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि अभी पिछले फरवरी की बात है, इसी फरवरी की, तो हम लोगों ने फूड फॉर हंगर किया था। इसमें गरीब और असहाय लोगों को खाने का पैकेट अवेलेबल कराया था, और लगभग 500 लोगों को अवेलेबल कराया था। ब्लड डोनेशन हम लोग लगातार करवाते रहते हैं, और अभी भी कुछ गरीब महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन्स का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक कार्य हैं जहाँ पे जो गरीब है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उसको हम लोग चिकित्सकीय या जो भी हो, जो भी नीड्स होता है, अवेलेबल करवाते हैं। डॉक्टर करण, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं आप, अपने प्रोफेशन के साथ साथ सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों की दिल की दुआएं आपको मिल रही हैं, निश्चल दुआएं मिल रही हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही साथ देगी। आइए हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह से। डॉक्टर मुकेश, एक सवाल हमारे पास आया है, सुपौल से सौम्या ने लिखा है कि अभी हम एक अदृश्य बीमारी के डर के साए में जी रहे हैं, सामुदायिक संक्रमण अपने चरम पर है, आपने कई मरीजों को नजदीक से देखा है, कोविड के मरीजों को नजदीक से देखा है, आपकी क्या सलाह होगी इस संकट से बचने की? बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है अभी। जी डॉक्टर मुकेश। सबसे पहली की बात यह है कि कोविड पेशेंट जो भी हैं जी, वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, तो अपने अंदर एक उम्मीद रखें, काहे कि जो उनका इलाज कर रहे हैं वो भी एक उम्मीद के साथ ही उनका इलाज करते हैं कि मेरा कोविड पेशेंट ठीक हो जाए। जी। तो डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं वो तो उम्मीद रखते ही हैं, साथ में एक पेशेंट को अपना मोरल हाई रखना पड़ेगा, अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होना पड़ेगा, उनको अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। काहे कि जैसा कि हम लोग तो जानते ही हैं मीडिया के माध्यम से, या फिर जैसे भी जानते हैं कि कोविड का कोई पार्टिकुलर इलाज नहीं है। जो सिम्टम होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, और बहुत सारे ड्रग अभी शुरू से लेके अभी तक नज़र में आए और धीरे धीरे ओमिट होते चले गए, वो निकलते चले गए कि ये ट्रीटमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका कोई पार्टिकुलर इलाज नहीं है, लोग ऐसे ही ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन ठीक होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना मोरल हाई रखिए, अपने आप अंदर कॉन्फिडेंट बना के रखिए कि मेरा जो भी इलाज हो रहा है हम सही होंगे। इसके बचने का क्या क्या उपाय है? क्या 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 लोग सचेतता बढ़ते हैं? डॉक्टर सौम्या का प्रश्न ये भी है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें आप डॉक्टर। हाँ, तो बचने का सबसे बड़ा बात है कि इसका ट्रांसमिशन कैसा होता है। तो पेशेंट पब्लिक में
पेशेंट के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है और पब्लिक टू पब्लिक भी ट्रांसमिशन होता है, जिसमें कि फ्रैंक पेशेंट वो नहीं है, लेकिन एक पब्लिक के नज़र में है, एक पब्लिक का फेस में है, जिसको हम पेशेंट नहीं बोलते हैं, लेकिन वो ट्रांसमिशन का कार्य वो भी करता है। तो शुरू से जब से ये कोविड हम लोग के चर्चा में आया है, तब से अभी तक, अभी टिल डेट जो है, यही ट्रांसमिशन में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है बार बार। कभी बोला जाता है कि कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन नहीं है, फिर एक समय के बाद उसी चीज़ को खारिज करके बोला जाता है कि एयर में भी इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ट्रांसमिशन के बारे में कहीं कुछ क्लियर कट नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो भी मेरे नज़र में आ रहा है, जो भी हमें सुनने में आ रहा है, उसको सच मान के उसका ध्यान देते हुए अपने आप को मैंने बचा कर रखें, अपने आप को सावधान रखें। एयर से ट्रांसमिशन हो रहा है तो मान के चलने कि एयर से भी हो रहा है, क्या कि जो हम लोग आम पब्लिक जो देख रहे हैं, हम लोग नहीं प्रूव कर सकते अपने आप में कि ये एयर से ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो हम लोग के नज़र में सुनने में आ रहा है, हम लोग उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसको फॉलो करें कि ट्रांसमिशन हो सकता है, कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले इलाका में नहीं जाएं, वहाँ किसी के खांसने से, सीखने से जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं सांस के थ्रू। और ये बहुत लोग क्या करते हैं कि मास्क यूज़ करते हैं, नाक को भी ढकते हैं, मुंह को भी ढकते हैं, लेकिन जब कुछ बोलना होता है या फिर समय समय पे उनको सफोकेशन हो, जो भी हो, वो उसको उतार के यहाँ पे लगा लेते हैं। तो आप 4 घंटा लगाए, 10 मिनट अगर ये उसको उतार लिए तो आप अपना 4 घंटा बर्बाद कर दिए। तो हम सभी को, जितने भी दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि आप जब इसको ढके हैं तो एकदम ढक के ही रखिए, जब तक कि आप कहीं अपने आप को सुरक्षित जगह पे महसूस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा लगाए और फिर थोड़ा सा निकाल लिए, तो आपके 5 मिनट में ही आपका वो 1 घंटा बर्बाद हो गया। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी सलाह दी आपने। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, हम लोग दर्शकों को लेना चाहेंगे। हमारे साथ श्वेता सिन्हा मैम जुड़ी हैं, उन्होंने गुड इवनिंग सर कहा है, आप सबों को गुड इवनिंग सर। हमारे साथ शंकर मिश्रा जी जुड़े हैं, गुड इवनिंग सर एंड वार्म वेलकम जी, आपका स्वागत कर रहे हैं। और अशरफ अली जी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। अशरफ अली जी लिखते हैं, डॉक्टर करण, डॉक्टर मुकेश, मोस्ट वेलकम इन शिक्षा गुरु, थैंक यू। और श्रेया वत्स, थैंक यू सो मच जी, श्रेया वत्स सुपौल से जुड़ी हुई हैं, उन्होंने लिखा है गुड वर्क सर, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच। देव कुमार जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने गुड इवनिंग लिखा है। और हमारे पास एक सवाल भी आया है, सतीश वर्मा सर ने सवाल लिखा है, वो नोएडा से हैं, सतीश वर्मा से। इन्होंने सवाल लिखा है, सवाल आपके स्क्रीन पर भी है। इन्होंने लिखा है कि बिना लक्षण वाले मरीज सबसे ज्यादा हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। और इनका एक और सवाल आगे था कि सुपौल में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह बताएं। डॉक्टर मुकेश आप बताएं, 2 सवाल इनका है, सुपौल में बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है, और बिना लक्षण वाले मरीज सबसे ज्यादा हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। जी, सबसे पहले बात यह है कि मरीज अगर है तो उसको कुछ न कुछ लक्षण जरूर होगा, तभी आप उसको मरीज बोल सकते हैं। और जो एकदम स्वस्थ आपको नजर आ रहा है, उसमें किसी तरह का आम इंसान है, स्वस्थ है, उसमें किसी तरह का लक्षण नहीं आ रहा है, आप उसको मरीज नहीं मान सकते हैं। लेकिन जैसा कि सरकार के तरफ से या कहीं से भी बताया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड पर्सनल डिस्टेंस जो है एक दूसरे से बना के रखना है। सबसे अहम बात यही है, चाहे वो मरीज आपको लगे या फिर आपको स्वस्थ आदमी लगे, आपको एक डिस्टेंस बना के रखना है, तभी आप किसी से बच सकते हैं। मरीज तो उसमें जब तक कोविड पॉजिटिव नहीं हम लोग क्लियर करेंगे, तब तक उसको मरीज नहीं बोल सकते हैं। और सुपौल में संक्रमण तेजी से फैलने के पीछे एक कारण हम इससे पहले ही बताया कि बहुत लोग मास्क यूज करते हैं, उसको फिर नीचे कर लेते हैं। बहुत लोग ये समझते हैं कि हमको कोरोना नहीं हो सकता है, हमको कोविड नहीं हो सकता है, मेरी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत है। और इम्यूनिटी आपकी मजबूत है, ठीक है, लेकिन कोविड के प्रति आपका इम्यूनिटी मजबूत है कि कमज़ोर है, ये आप कैसे जज कर सकते हैं। आपका इम्यूनिटी मजबूत है, हो सकता है किसी डिफरेंट बीमारी के लिए आपका इम्यूनिटी मजबूत हो, लेकिन कोविड के लिए मजबूत है, ये आप अपने आप में कैसे जज कर सकते हैं। जी, तो कुछ लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मुझे किसी को संक्रमण नहीं हो सकता है, और लापरवाही भी है, जैसा आपने बताया, जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आइए रुक करते हैं डॉक्टर करण के पास। डॉक्टर करण, आपके लिए भी हमारे पास जगह जगह से सवाल आ रहे हैं।
अहमदाबाद से मिसेज मीनाक्षी जी ने सवाल लिखा है आपके बारे में, आपने आपसे पूछा है कि बच्चों के दूध के दांत टूटने का क्या समय होता है और किस आयु में नए दांत आते हैं, थोड़ा बेसिक जानकारी दें। एज ए गृहिणी ये जानना चाह रही है। जो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं, मिल्क टूथ बोलते हैं हम लोग, डेसिडुअस, ये 6 मंथ्स से आना शुरू होता है और 24 महीने तक आता है। कभी कभी 36 महीने तक भी देखा गया है कि दांत आते हैं। ठीक है, और सभी दांतों के आने का अपना सीक्वेंस होता है। पहले नीचे के दांत आते हैं, लोअर सेंट्रल इंसाइजेस आते हैं, उसके बाद फर्स्ट मोलर आता है जो डेसिडुअस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपर सेंट्रल इंसाइजर्स आते हैं, कैनाइन आता है। तो इस तरह होता है सीक्वेंस। इसके टूटने का जो होता है, जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तो जो परमानेंट टूथ होती है जो अंदर से आते रहता है वो रिजॉर्प्शन लाता है। तो जो डेसिडुअस टूथ होता है उसमें रिजॉर्प्शन आने लगता है, तो फिर एक्सफोलिएशन का फेज शुरू हो जाता है, मतलब दांत गिरने का। तो ये शुरू होता है जब 6 साल का बच्चा हो जाता है। 6 साल, 6.5 साल में दूध का दांत का गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये कंटिन्यू 10.5 से 11 साल तक सारे दूध के दांत गिर जाते हैं और दैट इज रिप्लेस्ड विद द परमानेंट डेंटिशन। अच्छा, तो ये चीज है, ये दांत का यही क्रम है, कैसे दूध के दांत आते हैं, जी जी मीनाक्षी जी, उम्मीद है आप डॉक्टर करण की सब जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। एक और दूसरा सवाल भी है जो मैं लगे हाथ में रख दूं आपके पास, कर्णपुर जी। इनका लिखना है, ये मिसेज इंदु मलिक इंदौर से लिख रही हैं कि बच्चों के दांत में कैविटी आने से या मसूड़ों के बराबर फूल जाता है। इनके 5 साल का एक बच्चा है, तो उनको बराबर ये समस्याएं होती हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय करें, क्या घरेलू उपाय भी जरा जानना चाहते हैं जी। नहीं, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, सबसे पहले तो पेरेंटल केयर की बहुत आवश्यकता होती है। 5 साल 6 साल के बच्चे जो होते हैं या जो टॉडलर्स होते हैं, उन लोग को नहीं पता होता है कि हमें अपना ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, वो तो कंप्लीटली पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना होता है कि जब भी बच्चे खाते हैं, फीड करते हैं, जब बॉटल पे ही होते हैं या जब मैं शुरू करता हूँ जब इन्फेंट होता है बच्चा, जब दांत भी नहीं होता है, तो जब सिर्फ मुंह में गम पैड्स होते हैं, तो उस टाइम ये पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि जब जैसे दूध पिलाए, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो चाहे बॉटल फीडिंग कर रहे हो, तो जब रात के टाइम कॉटन मॉइस्ट जो गॉज होता है या सूती कपड़ा, ठीक है, उसको ले लेना चाहिए, हल्का सा सलाइन में उसको डुबो करके गम पैड्स को साफ कर देना चाहिए। ठीक है, ये रूटीन होना चाहिए, तो अंदर से जो दांत आएगा वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, अब जब दांत आ गया है, ठीक है, 1 साल से 3 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, जब इनमें जब दांत आ जाता है तो ये कैविटी का प्रोन बहुत होता है। ठीक है, इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि कैविटी लग जाएगा। ठीक है, तो चूंकि बच्चे बहुत फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करते हैं, दूध पी लिए सो गए, तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना है आपको। जब भी दूध पिए बच्चा तो आपको कॉटन का कपड़ा लेकर के दांत को पोंछना है। ठीक है, 1 साल से कम के, और जब 1 साल से ऊपर के बच्चों को हम लोग खुद से छोटा सा ब्रश लेकर के, ब्रश पे मटर के दाने का पेस्ट दे करके खुद से छोटा छोटा मतलब प्लैक हटाने का कोशिश करना चाहिए। ये चीजें रही। अब जब कैविटी लग गई है, ठीक है, कैविटी जब लग गई है, इन सब चीजों को अगर नजरअंदाज किया जाता है तो कैविटी लग जाती है। ठीक है, और जब कैविटी इनिशियल स्टेज में होता है तो कोई परेशानी नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोग्रेसिव होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और ये धीरे 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 डिके होता है। ठीक है, तो जब ये पल्प पे पहुंच जाता है, जैसे मेरे पास एक मॉडल है, मैं बताता हूँ। जब ये जैसे दांत है, जी 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 बताएं। ये जैसे दांत का मॉडल है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप 3 लेयर देख सकते हैं। जो पहला लेयर है ये इनामेल का है। ठीक है, ये जो सफेद लेयर है, उसके बाद फिर आप डेंटिन का लेयर देख सकते हैं, जी जी, और ये पल्प है। तो जब ऊपर से कैविटी लगता है तो कुछ नहीं होता है, फिर परेशानी शुरू होती है जब ये नस तक पहुंचता है। जब कैविटी नस तक पहुंचता है तो पेन शुरू होने लगता है। तो बच्चों में खासकर बच्चों को समझ में नहीं आता है,
तो एक चीज होता है कि जब काफी दिनों से डिके प्रोसेस हो जाता है तो साइनस बन जाता है, ठीक है। जी अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो साइनस के थ्रू फूल जाता है, तो वहां पे पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि वो मसूरा फूला है, वो दांत की कैविटी की वजह से फूला है, इंट्राओरल जी साइनस हम लोग बोलते हैं। उसमें से कभी कभी पस टाइप से कुछ निकलता है, वो धीरे धीरे फिर ठीक हो जाता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलते हैं, पेरेंट्स ला करके एंटीबायोटिक्स खिला देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों से बचना चाहिए। आप अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो अपने जो भी डेंटिस्ट हैं उनके पास जाएं, सलाह लें और ट्रीटमेंट करवाएं, वो सबसे बेहतर उपाय है। जी जी, धन्यवाद डॉक्टर करण। डॉक्टर मुकेश, आपके लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, मैं उनको एक एक करके लूंगा समय का थोड़ा अभाव देखते हुए। हमारे साथ कुछ और दर्शक जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से राजू मनियार साहब जुड़े हैं, मनीष कुमार साहब पटना से जुड़े हैं, और हमारे एक दर्शक ने एक सवाल रखा है, मैं उसको स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इनको देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, शंकर मिश्रा ने लिखा है कि सर प्लीज टेल अस हाउ वी आर बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी लेवल एट डोमेस्टिक लेवल। घरेलू स्तर पर कैसे इम्यूनिटी लेवल हम लोग बढ़ा सकते हैं, यही शायद इनके पूछने का आशय होगा। जी मुकेश जी। घरेलू लेवल पर हम लोग अगर अपना इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो भी खाते हैं कोशिश करें कि एकदम ताज़ा खाएं, और फल सब्जी का मात्रा उसमें ज़्यादा हो। फास्ट फूड जी जंक फूड से अपने आप को भी बचाएं, अपने सदस्यों को भी बचावें। जी और हम लोग अपना इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, जैसा कि हम पहले भी बोले कि हम लोग अपना इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, तो जिस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में है सिर्फ हम उसका इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। जिसका अंदर से मेरे अंदर में या आपके अंदर में जिस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है ही नहीं, उसको हम लोग बूस्ट नहीं कर सकते। जो पहले से मौजूद है हमारे शरीर में हम लोग उसको बूस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे शरीर में किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, किसके प्रति नहीं है। इसलिए हम लोग ब्लाइंडली जो है अपना इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो कभी कभी जैसे हर्बल ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। आजकल लोग, बहुत सारे लोग लेमन टी पीते हैं, हर्बल टी पीते हैं, या तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं। बहुत सारा हम लोग तो दादी के ज़माना से, बाबा के ज़माना से काढ़ा पीने का आदत है हम लोग को, तो उससे भी थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इम्यूनिटी में कि हम लोग फास्टिंग ना रहें, 3 घंटा 4 घंटा से ज़्यादा फास्ट नहीं रहें। फास्टिंग रहने से हम लोग का सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उसी क्रम में इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर पड़ जाता है, और जब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा तो हम लोग किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग भूखे ना रहें, जो भी खाएं स्वच्छ खाएं, ताज़ा खाएं। इसी से आपका जो ग्राउंड लेवल इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगा ही। जी बहुत ही सहज उपाय, दादी माँ के ज़माने का नुस्खा है और बहुत आजमाया नुस्खा है। इस तरह हम लोग घर पे बैठकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और एक बहुत ही जो सटीक बात डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ी हुई है वो एक खास रोग के प्रति जो बढ़ी हुई है, पहले से बढ़ी हुई है, और ये किस तरह का रोग है इसके प्रति इम्यूनिटी हम तुरंत नहीं बढ़ा सकते हैं। जो पहले की इम्यूनिटी है उसको हमको और मजबूत करना होगा। कुछ और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंजलि वर्मा जी सुपौल से जुड़ी हुई है, गुड इवनिंग कर रही है हम लोगों को। धन्यवाद मैडम, वेरी गुड इवनिंग। स्वातिकरण सिन्हा जी सुपौल से जुड़ी हुई हैं, वेरी गुड इवनिंग मैडम, उन्होंने गुड इवनिंग कहा है। पंचम कुमार साहब गुड इवनिंग कर रहे हैं। अशरफ अली जी अहमदाबाद से, इनका भी लगभग सेम ही प्रश्न है, अपने घर में क्या प्रिकॉशन लें, बच्चों का किस प्रकार ध्यान रखें, आपने लगभग अभी बता ही दिया है। एक हमारे साथ प्रियरंजन सिंह जी जुड़े हुए हैं पटना से, इनका एक सवाल है, मैं इनको रखना चाहता हूँ सामने। प्रियरंजन सिंह लिख रहे हैं कि सर जिसको बहुत दिनों से कफ है, करीब 3-4 मंथ से, क्या वो भी कोविड, उससे भी कोविड हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है? ये तो सामान्य प्रश्न है, जरा बताएं आप, ये बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। देखिए, आपको अगर 3-4 मंथ से खांसी है तो ये एक सीजनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये या फिर आपका जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उस इन्वायरमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कि हो सकता है कि आप जहाँ उठते बैठते हैं किसी तरह का कोई इरिटेंट हो आपके वातावरण में, उस वजह से भी आप खांसते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी रोग का ही ये एक लक्षण है कि आप 4 महीना से खांस रहे हैं तो कोई बीमारी ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तरह के हम लोग पोल्यूटेंट या इरिटेंट के संपर्क में आते हैं तो खांसी होती है, ये किसी रोग का कारण नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग इतना दिन से खांस रहे हैं तो कोविड हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। पहले होता था कि लोग 3 सप्ताह से ज़्यादा खांस रहे हैं तो टीबी हो जाएगा,
टीबी हो नहीं जाएगा। टीबी में लोग खांसते हैं, तो खांसी का एक कारण हो सकता है टीबी, लेकिन खांसने से टीबी नहीं होता है। तो उसी जी तरह खांसी का हम लोग 4 महीना से खांसी है तो कोविड हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जी, प्रियरंजन जी, आप सर के जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। एक हमारे पास और दर्शक हैं, पुरुषोत्तम कुमार जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इन्होंने सवाल लिखा है कि कोविड-19 के इस कठिन समय में गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्भवती महिला के लिए जैसे कि नेटल चेकअप होता है, समय समय पे वो अपना चेकअप कराने जाती हैं, कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं, कभी किसी लैब में जाती हैं हेमेटोलॉजिकल चेकअप के लिए या किसी भी तरह के चेकअप के लिए। तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा एक्सपोजर का खतरा रहता है, तो इसमें थोड़ा सा अपना सचेत रहेंगे और उस टाइप के सेंटर को अवॉइड करेंगे जहाँ पर कि इस सावधानी नहीं बरता जाता है। और जब लास्ट मोमेंट आता है डिलीवरी का, तो खास करके लास्ट मोमेंट आने से पहले अपने आप को तैयार कर लें, अपना एक प्लानिंग तय कर लें कि हमको कहाँ जाना है उस समय में। ये इस ढंग का किसी भी तरह का मैनेजमेंट ना रखें कि इमरजेंसी में जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ चले जाएं। इस टाइप के मैंने लास्ट मोमेंट से बचें। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न हमारे पास डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा के लिए भी आया है। डॉक्टर करण, आप ये पटना से श्रीमती प्रीति कमल लिखती हैं कि इनका एक 4 साल का बच्चा है और डॉक्टर ने इनको आरसीटी करने की सलाह दी है किसी कारण से। तो इनका कहना है कि इतने छोटे बच्चे में आरसीटी कैसे होगा? वो थोड़ा कंफ्यूज है डॉक्टर की सलाह से। आप थोड़ा क्लियर करें डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट जिसको आरसीटी बोलते हैं हम लोग, रूट कनाल ट्रीटमेंट, बच्चों में भी होती है और हम लोग भी यहाँ पे करते हैं, सुपौल में करते हैं। 2 तरीके से रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। अब चूंकि देखिए, रूट कनाल ट्रीटमेंट बच्चों में करने के लिए क्यों कहा जाता है कि मान लीजिए 4 साल का बच्चा है, उसको दांत में कैविटी हो गया है, उसको निकालना नहीं है, क्योंकि हम लोग नेचुरल जो प्रोसेस है एक्सफोलिएशन का, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उससे जो परमानेंट टूथ आता है उसमें फिर दिक्कत हो सकता है, वो इरेगुलर हो सकता है, कहीं पे और निकल सकता है परमानेंट दांत। तो हम लोग को उसको बचाने का कोशिश करना चाहिए, तो हम लोग उसको रूट कनाल करते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। थोड़ा सा दिक्कत होता है अगर बच्चा कोऑपरेटिव ना हो, तो वो डेंटिस्ट संभाल लेता है। तो इसमें 2 तरीके से रूट कनाल करते हैं हम लोग। एक पल्पोटोमी बोलते हैं और एक पल्पेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कैसा केस है और किस तरह से, कितना कैविटी है, कितना इन्फेक्शन है। तो जी हाँ, बिल्कुल करवाइए, रूट कनाल करा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता है। ये अच्छा प्रोसेस है। और जब खासकर मोलर्स में तो कराना ही चाहिए, जो चौवा होता है, जो दाढ़ होता है, उसमें जरूर कराना चाहिए रूट कनाल। और वेट करना चाहिए उसके खुद से हिलने का और गिरने का। जी। क्योंकि जो नेचुरल जो डेसिडुअस टूथ होती है ना, ये स्पेस मेंटेनर का भी काम करता है। तो अगर हम लोग समय से पहले इसको उखाड़ देंगे या एक्सट्रैक्ट करवा लेंगे, तो जो परमानेंट डेंटिशन आएगी उसमें दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेसिक करवाइए और जरूर करवाइए रूट कनाल ट्रीटमेंट। अच्छा, तो डॉक्टर, ये श्रीमती प्रीति कमल जी अपना जवाब सुन ली होंगी डॉक्टर कर्ण अपूर्व सिन्हा जी से। हमारे पास एक और सवाल है जो सतीश वर्मा जी ने नोएडा से फिर से पूछा है। उन्होंने पूछा है, डॉक्टर मुकेश जी से सवाल है, क्या कोरोना का पैनिक समाज में ज्यादा नहीं फैलाया जा रहा है? डॉक्टर मुकेश जी, सतीश वर्मा जी ने सवाल पूछा। पैनिक फैलाया जा रहा है तो ये आम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप पैनिक मत होइए, आप अपने समझदारी में रहिए। पैनिक एज ए जनरल इसलिए फैलाया जाता है कि लोग उससे डरे, उससे सावधान रहें। काहे कि जिस चीज़ के बारे में ना तो हम ज़्यादा जानते हैं, ना उस चीज़ का हम लोग के पास इलाज है, तो पैनिक एक फैलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पैनिक से किसी न किसी को लाभ ही होगा। चल रहा है। हाँ, खुद अगर आप समझदार हैं तो आप अपने पर्सनली तौर पे पैनिक नहीं होने की जरूरत है। डॉक्टर मुकेश जी का नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। सुन रहे हैं मेरी बात रौनक जी? डॉक्टर मुकेश, आप आवाज आ रही है हमारी? हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है रौनक जी। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आप अपना जवाब दोहराएं, तो कि ये बीच में नेटवर्क की खराबी के कारण आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही थी, प्लीज। अच्छा, ये सतीश वर्मा जी का सवाल है कि पैनिक होने की जरूरत है या नहीं।
जी, तो जी। पैनिक होने की ज़रूरत आपको पर्सनल तौर पे नहीं है, लेकिन अगर पैनिक फैलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसका उद्देश्य आम पब्लिक को, जो नहीं समझ रहे हैं इस बीमारी को, उससे सावधान होना है। जी, जी। लोगों को सावधान करने के लिए ही पैनिक एक फैलाया जा रहा है, ताकि चूँकि हम लोग कोविड के बारे में ना तो ज़्यादा जानते हैं, ना उससे बचने का तरीका जानते हैं, तो इस तरह का पैनिक फैलाना कहीं न कहीं आम लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है। पर्सनली आप उतना पैनिक ना हो। जी, जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे पास हमारे साथ रोशन कुमार भगत जी सहरसा से जुड़े हुए हैं, रोटी बैंक से, रोटी बैंक के चीफ हैं। इनका बहुत-बहुत नमस्कार। इन्होंने आपको नमस्कार किया है, दोनों डॉक्टर नमस्कार। साहब को। ये हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, देव कुमार जी। देव कुमार जी ने पूछा है कि डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा सर से एक एडवाइस लेना चाहता हूँ कि लोअर राइट साइड में 8 नंबर मोलर के साइड में स्वेलिंग हो गया है, उसके ऊपर में गम्स आ गया है, क्या करें? एक सवाल है आपके देव कुमार जी। देव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो थर्ड मोलर्स के साथ होता है। अकल दाढ़ इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में। कभी कभी क्या होता है, थर्ड मोलर्स जब इरप्ट हो रहा होता है तो ये ऊपर के गम्स को पियर्स करके ऊपर आता है, जी, तो उसमें भी पेन होता है और इसके वजह से मसूड़ा सूज जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो थर्ड मोलर्स होता है वो स्ट्रेट नहीं इरप्ट होके टिल्ट हो जाता है, जिसको टिल्ट हो जाएगा या तो पूरा फ्लैट हो जाएगा, इसको हम लोग इम्पैक्शन बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में वहां पे फूड लॉजमेंट होने लगता है, मसूड़ा और दांत के बीच में गैप बन जाता है, वहां पे फूड लॉजमेंट हो जाता है और इसके वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो फिर वहां पे सूजन या कभी कभी मुंह कंप्लीटली बंद हो जाता है, जी, जी, तो ये भी परेशानी होता है। तो ऐसे ऐसे केसेस में दो तीन ऑप्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती है। पहला तो हम लोग उस एरिया को साफ कर लेते हैं, क्यूरेटाज बोलते हैं, क्यूरेटाज एक टर्म होता है। हम लोग वहां पे जा करके उस गम्स के एरिया को दांत के चारों तरफ क्यूरेटाज करते हैं और इरिगेट करके नॉर्मल सलाइन या जो बिटाडिन वगैरह से इरिगेट करके कुछ मेडिकेशन देते हैं तो रिलीफ हो जाता है। दूसरा मोडालिटीज होता है कि अगर ऊपर में मांस है, दांत के ऊपर में मांस आ गया और ये रिकरेंट है, एक बार जी, क्यूरिटाइज कर दिए फिर भी हो रहा है, रिकरेंट है, तो वो जो ऊपर जो मांस होता है उसको काट के हटाया जाता है। इसको हम लोग ओपरकुलेक्टोमी बोलते हैं। ओपरकुलम होता है, उसको हटाने का प्रोसेस ओपरकुलेक्टोमी बोलते हैं। तो उससे बहुत हद तक समस्या का समाधान हो जाता है। अगर इससे भी नहीं होता है तो अंत में जो दांत होता है, जो थर्ड मोलर्स होता है, और मान लीजिए वो इम्पैक्टेड है, वो परेशानी क्रिएट कर रहा होता है, तो फाइनली थर्ड मोलर्स को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये जी। परमानेंट सॉल्यूशन होता है इसका। तो यही तीन विधि है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। बहुत-बहुत और ओरल धन्यवाद हाइजीन डॉक्टर। मेंटेन रखें, कोई जी, जी। दिक्कत नहीं होगा। बहुत जी अच्छी जी। तरह डॉक्टर करण आपने इनको समझाया है, ये ज़रूर आपकी सलाह मानेंगे। हमारे पास से एक और सवाल डॉक्टर मुकेश जी आपके लिए आया है और बहुत सारे सवालों का वो सार है, बहुत सारे सवाल और आ रहा है, सबको मिलाकर मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ चूँकि हमारे पास समय का थोड़ा बंधन रहता है। संतोष झा हजारीबाग से इन्होंने पूछा है कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आज के समय में बच्चों का सामान्य भोजन और दिनचर्या क्या होना चाहिए? हमने देखा है कि बच्चे ज़्यादा जो है जंक फूड की ओर ज़्यादा चले जाते हैं, तो उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए जो जिससे इसकी इम्यूनिटी बढ़े? एक और सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ डॉक्टर ये अशरफ अली भी है, दोनों एक साथ जवाब आ जाएगा। इन्होंने लिखा है कि अच्छा ये डॉक्टर करण साहब से, इनसे हम सब बाद में बात कर लेंगे इन सवाल के बारे में। पहले इनके सवाल का जवाब दिया जाए डॉक्टर मुकेश साहब कि बच्चों के सामान्य भोजन और दिनचर्या पर किस तरह ध्यान रखा जाए जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े? बच्चे को जहाँ तक अभी के समय में ये बरसात का सीजन है, तो बरसात के समय में हम लोग का पाचन शक्ति थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है जी, और जंक फूड को कंज्यूम करने के लिए हमारा पाचन शक्ति थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए, ज़्यादा ही जी, मजबूत होना चाहिए। तो एक दूसरे का दोनों रिवर्स हो जाता है, एक तो मेरा पाचन शक्ति कम हो गया इस समय में और जंक फूड खिला रहे हैं, तो इसका मतलब जंक फूड तो आपका शरीर में डाइजेस्ट होगा नहीं। जी, तो बच्चे को हम्म। जंक फूड से बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको जंक फूड को एक ऑप्शन के रूप में लीजिए, और जंक फूड से अगर आप हटाना चाहते हैं तो एक घरेलू ऑप्शन जो डोमेस्टिक कुकिंग होता है, तो जो कि मिलता जुलता जंक फूड लगे और वो
ऑप्शन तैयार करना चाहिए, तब उस बच्चे को जंक फूड से हटने का सलाह देना चाहिए। क्या है कि जब आप बच्चे को जंक फूड से हटने के लिए बोलेंगे तो वो हटेगा नहीं, एक अंदर में उसका एक जिद्दीपना डेवलप कर जाएगा, वो बार बार जंक फूड का जिद करेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चे की जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा कि इस बार दे देते हैं, अगली बार से नहीं देंगे। ये क्रम चलता ही रहता है, इस बार दे देते हैं, अगले बार से नहीं देंगे, ऐसा होता नहीं है। तो बच्चे की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। एक अल्टरनेट व्यवस्था अपने घर में ही रखना चाहिए और दिनचर्या उसी के हिसाब से डेवलप करना चाहिए बच्चे को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश। अशरफ अली जी, एक प्रश्न डॉक्टर करण के लिए इन्होंने रखा है। अशरफ अली जी अहमदाबाद से लिखते हैं, डॉक्टर करण, माय सन बाइट्स हिमसेल्फ, ही इज 5 years, प्लीज एडवाइस रेमेडी। डॉक्टर करण, आप सवाल देख रहे हैं? बाइट्स हिमसेल्फ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मतलब दांत किटकिटाते हैं? हाँ जी जी, खुद को काटता है वो दांत से, ये उनका कहना है कि बीच बीच में काटते रहता है। अच्छा, दांत किटकिटाते होंगे। अच्छा। शायद इनका सवाल यही हो सकता है। तो देखिए, बहुत सारा हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस आता है, बहुत सारा हम लोग के डेंटिस्ट्री में हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस आता है, जो कि अगर ऐसे हैबिट्स हैं उसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दांत किटकिटा रहा है या रात में सोते वक्त या बाइट करता है, तो नाइट गार्ड आता है, हम लोग रात में उसको पहना देते हैं नाइट गार्ड करके, तो ये समस्या दूर हो जाता है। यानी तो किसी को मान लीजिए थंब सकिंग, अंगूठा चूसने का आदत है या इस तरह का, तो बहुत सारा क्रिब्स होता है, हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं। तो आप डेंटिस्ट से सलाह लें और किस प्रकार का अप्लायंस का जरूरत होगा आपको वो बेहतर बता सकते हैं। तो समस्या का निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। हमारे साथ एक दर्शक सुभा झा जुड़ी हैं, जो गुड इवनिंग डॉक्टर करण, डॉक्टर मुकेश, वेरी गुड इवनिंग। कुमारी रेणुका जी जुड़ी हैं, शिक्षा दुर्ग की अध्यक्षा है कुमारी रेणुका जी, वेलकम सर, थैंक यू रेणुका मैम। सत्यजीत चुन्नू सिंह जुड़े हुए हैं सुपौल से, गुड इवनिंग कहा है इन्होंने सबको, धन्यवाद। सतीश वर्मा जी आपके सवाल के जवाब से काफी खुश हुए, उन्होंने लिखा है कि मुकेश जी ने सही कहा है, ज्यादा देर भूखे नहीं रहना चाहिए, भूखे रहने से रोग से लड़ने की ताकत कमजोर होती है। मुकेश जी ने बहुत बड़ी बात कही है, धन्यवाद। इनकी बातों को रखने के लिए हम इनको इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं कि इनकी बातों से ज्यादा लोग सुन सके। अमित वांगर साहब लिखते हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा शो चल रहा है, थैंक यू वांगर साहब। स्वाति करण सिन्हा जी लिखती है, डॉक्टर करण योर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इज वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू मैडम। राजू मनियार जी लिखते हैं, राजू मनियार जी अहमदाबाद से हैं। इनका भी सवाल तो वही है कि सर जी, अगर किसी को सर्दी खांसी या फिर किसी को डायबिटीज हो तो इससे भी कोरोना हो सकता है क्या? बहुत सामान्य सवाल है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी में जवाब दे दिया जाए। देखिए, कोरोना होने के लिए सर्दी खांसी डायबिटीज कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक स्वस्थ लोग को भी कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर डायबिटीज आपको है या किसी को भी डायबिटीज है, तो डायबिटीज में हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है, तो रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो कोविड आपके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है जी। और सर्दी खांसी जो जनरल फ्लू होता है, जनरल फ्लू में भी एक इम्यूनिटी कम होने का एक कारण है, जनरल फ्लू भी, तो उसमें भी इम्यूनिटी कम होता है। और जब भी इम्यूनिटी कम हो आपका, तो किसी भी रोग का लड़ने की क्षमता घट जाती है और आप रोगग्रस्त हो सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, एक एक करके लेना है। मीनम एस कुमार जी दिल्ली से लिखते हैं, वेरी नाइस सेशन, अभी सोसाइटी को नीड है इस तरह के अवेयरनेस की, थैंक यू मैडम। प्रियरंजन सिंह ने आपका जवाब सुना और वो काफी खुश हुए, थैंक यू सर, उन्होंने लिखा है। एक सवाल है करिश्मा जायसवाल जी का पटना से, डॉक्टर करण जी के लिए सवाल है। डॉक्टर करण, आप सुनेंगे जरा, मैं इसको इस पर ले आता हूँ। मेरी नानी जी का मसूड़ा बहुत कमजोर हो गया है, जिस कारण से उनका दांत हिल रहा है। डेंटिस्ट का कहना है कि उनका मसूड़ा काफी कमजोर हो गया, मसूड़ों को मजबूत बनाने के लिए कुछ उत्तम उपाय बताएं जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए करिश्मा जायसवाल जी। देखिए, नानी जी के लिए तो सबसे बड़े जो अभी एज फैक्टर है, ठीक है, उनका एज फैक्टर इसके लिए बहुत बड़ा योगदान है, मतलब जो उनको मसूड़ों में कमजोरी है जी। तो और दूसरा होता है बोन लॉस, ठीक है जी, जी, तो ये हो गया होगा। घरेलू उपाय में हम लोग क्या कर सकते हैं? घरेलू उपाय में आप सुसुम पानी, जो वार्म सलाइन गार्गल बोलते हैं, वार्म सलाइन वाटर करके
जी एक एलम आता है मार्केट में, एलम आता है, ठीक है। तो हम लोग जी वार्म सलाइन जब सुसुम पानी में हल्का नमक डाल के थोड़ा जी सा जी एलम का टुकड़ा डाल के उसको बॉईल करके और फिर उसको हम लोग छान करके अगर उससे कुल्ला किया जाए, उससे गार्गल किया जाए, तो उससे मसूरों में मजबूती आती है। दूसरा, मसूरों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे गम एस्ट्रिंजेंट आते हैं मार्केट में, ठीक है, जी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों की आती है। तो गम एस्ट्रिंजेंट का अगर हम लोग रेगुलर अप्लाई करें, मसूरों पे मसाज करें, तो इससे भी मसूरा मजबूत होता है। जी जी ये देखना पड़ेगा कि मसूरा कमजोर पायरिया की वजह से हुआ है या किसी और वजह से हुआ है, तो जी ये बेहतर देखने पर ही आइडिया होता है। लेकिन कुछ जी घरेलू उपाय जो मैंने बताए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर करण लगे हाथ एक और सवाल ले लेते हैं, आपके लिए है। पुरुषोत्तम जी जी। कुमार जी लखीसराय के हैं। इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर करण सर नमस्कार, मेरी उम्र जी 36 जी साल है। नमस्कार। कभी कभी मेरे चौवे में सामान्य से थोड़ा सा भी पानी पीने के बाद कनकनी होने लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? अभी फिलहाल ठीक हूँ। पुरुषोत्तम जी का सवाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी सवाल पूछने के लिए। देखिए, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि जो आपका दांत है जिसमें आपको सेंसिटिविटी हो रही है वो सिर्फ पानी पीने से हो रहा है। पानी कैसा है, ठंडा पानी से हो रहा है या गर्म पानी से भी हो रहा है? अगर सिर्फ ठंडा पानी पीने से या नॉर्मल पानी पीने से हो रहा है तो ये अट्रीजन की वजह से हो सकता है, दांत घिसने की वजह से हो सकता है। तो ये नॉर्मल सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हुआ। और तो ये नॉर्मल बहुत सारे सेंसिटिव टूथपेस्ट आते हैं, उसका इस्तेमाल अगर आप 2-3 वीक लगातार करेंगे तो आपको सुधार हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी कैविटी हो जाता है, कैविटी डीप हो जाता है। कैविटी अगर डीप हो गया है तो उससे भी सेंसेशन होता है। और अगर आपको आपको एक सलाह दूं कि अगर आपको गर्म पानी भी लगने लग गया है, ठंडा पानी नॉर्मल पानी के साथ गर्म पानी भी लगने लग गया है, तो आपको डेंटल एडवाइस की जरूरत है, डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसे इग्नोर नहीं करें। और हो सकता है कि आपको रूट कनाल की आवश्यकता पड़े या जरूरत हो तो जा करके डेंटिस्ट से मिलें और इसका समाधान लें। जी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर करण, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुकेश साहब, आपसे एक सवाल पूछा है। सत्यजीत सिंह चुन्नू है, सुपौल से रहने वाले हैं। इन्होंने लिखा है कि सर, हाउ कैन वी रिड्यूस डस्ट एलर्जी? बहुत ही सामान्य प्रश्न है, सामान्य परेशानी भी है, जरा जवाब दें प्लीज। डस्ट से एलर्जी अगर आपको है तो एलर्जी को तो आप नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मेडिकेशन अगर नहीं ले रहे हैं। तो बिना दवा के रिड्यूस करने का तो एक ही तरीका है कि आप डस्ट से बच के रहें। कहीं भी बाहर जाते हैं तो जो एक प्रॉपर मास्क होता है, मास्क यूज करें। अपने घर में हाउस होल्ड जो डस्ट होता है सफाई करते वक्त या किसी भी तरह का, तो उससे बच के रहें। एलर्जी को कम सिर्फ दवा से ही कर सकते हैं, वो भी दवा टेम्प्रोरी ही यूज होता है। आप जिंदगी भर तो दवा खा नहीं सकते हैं। डस्ट से दूर रहिए, डस्ट से बचे रहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर करण साहब के लिए एक और प्रश्न है हमारे पास। डॉक्टर करण साहब, कुमारी रेणुका जी लिखती है कि मेरी बेटी का दांत जो है वो सड़ चुका है और अभी 6 इयर्स ओल्ड है। दूध के दांत हैं, दांत निकालने में कोई समस्या तो नहीं आएगी? डॉक्टर करण। जी सवाल उनका बहुत क्लियर नहीं है। अगर वो सामने के दांत है, अगर वो सेंट्रल जी इंसाइजर्स हैं या लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, तो आप उसको जी बिल्कुल निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर मोलर्स सड़े हुए हैं, जो डेसिडुअस जी मोलर्स होते हैं, 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको परमानेंट फर्स्ट मोलर भी आ जाता है। तो जी ये ध्यान देने योग्य बात है कि वो परमानेंट फर्स्ट मोलर तो नहीं है जो सड़ा हुआ है। अगर जी जी परमानेंट फर्स्ट मोलर है और वो सड़ा हुआ है तो उसमें फिर हम लोग को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर डेसिडुअस मोलर सड़े हुए हैं तो उसमें भी हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, उसको जी निकलवाएंगे नहीं। रही बात सामने की, अगर एंटीरियर्स जो फ्रंट टूथ होते हैं, जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, लेटरल इंसाइजर्स हैं, जो नीचे ऊपर के हैं, अगर ये सड़ गए हैं तो चूंकि अभी इनके गिरने का भी टाइम आ गया तो हम लोग इसको निकलवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी धन्यवाद डॉक्टर करण। डॉक्टर मुकेश साहब, आपसे एक सवाल हमारे दर्शक रिया सिंह जी ने पूछा है। रिया सिंह जी पूछ रही है कि सर, मुझे नवंबर से गहरी सांस लेने में प्रॉब्लम है। कभी ये ज्यादा होता है सांस लेने में प्रॉब्लम, कभी ये ज्यादा होता है, ऐसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज सजेस्ट। रिया सिंह सबसे जी। पहली बात सबसे पहली बात है कि अगर आप गहरी सांस में दिक्कत महसूस करती हैं तो
आप इसको ये देखना है कि किसी एक्टिविटी के समय किसी खास एक्टिविटी के समय गहरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर जब आप नॉर्मली सिटिंग में रहते हैं या फिर लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, उस समय प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किस समय होता है ये ज़्यादा मायने रखता है कि आप कभी तेज चल रही हैं या फिर सीढ़ी पे जा रही हैं या कभी कोई काम कर रही हैं, उस समय गहरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर नॉर्मल एक्टिविटी में भी दिक्कत हो रही है, तो उस लिहाज से आपको किसी अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलना पड़ेगा किस टाइप का दिक्कत है। उसके बाद ही इसमें हम कुछ सजेशन दे सकते हैं, वैसे तो कुछ नहीं दे सकते। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, कितना सवाल लें, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं तमाम लोगों से क्षमा भी मांगूंगा जिनके सवाल हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उनको हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे जरूर। हमारे साथ पुरुषोत्तम कुमार जी ने लिखा है कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है दोनों मेहमान सहित मेजबान टीम शिक्षा तुरु का धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। निशांत सिंह जी का एक सवाल है, इस सवाल को हम लोग ले लेते हैं। ये संभवतः मेरे ख्याल से दर्शकों का अंतिम सवाल होगा। ये सवाल डॉक्टर करण साहब आपके लिए है। डॉक्टर करण ये लिखते हैं, निशांत सिंह जी, सर मेरे नाना बीपी के पेशेंट हैं, उनके टीथ में दर्द था, वो टीथ उखरवाए और उनका ब्लड आ रहा था, लेकिन उनको स्टिच पड़ा है, उनको स्टिच कब तक रहेगा? डॉक्टर करण पुरुषेना जी। अच्छा, स्टिच पर है। देखिए, अगर वो डिसॉर्बेबल सुचर है जो स्टिच होता है तो उसको निकलवाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर वो कटवाने वाला सुचर है तो हम लोग 1 हफ्ते में उसको हटवा देते हैं। तो 7 दिन 8 दिन अगर एक्सट्रैक्शन का हो गया, दांत निकलवाए, तो आप सुचर हटवा सकते हैं। उससे ज्यादा दिन रहने पे वो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ओके, धन्यवाद। लगे हाथ एक और सवाल ले लेते हैं। ये लिखे हैं सरिता कुमारी दिल्ली से, लिखी हैं कि डॉक्टर साहब किड्स के मिल्क मोलर ट्यून के आगे क्या होता है? ये सवाल कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, देखिए तो। किड्स के मिल्क मोलर टीथ के आगे क्या होती है? एज क्या होती है? टूटने की एज क्या होती है? की एज क्या? और ये सवाल का जवाब तो आया था पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत में। एक बार सर आप रिपीट कर दें डॉक्टर साहब। जो मोलर्स होते हैं, जो डेसिडुअस मोलर्स होते हैं, ये अमूमन 10 वर्ष 9 से 10 वर्ष के आयु में इनको जो नेचुरल एक्सफोलिएशन होता है, ये 9 से 10 वर्ष की आयु में होता है। 9 साल 10 साल, कभी कभी 11 साल तक भी उसको हम लोग रिटेन डेसिडुअस टूथ बोलते हैं। कभी कभी 11 साल तक में भी हो जाता है, रह जाता है। लेकिन अमूमन 9 साल से 10 साल तक में, 10.5 साल मैक्सिमम, 10.5 साल तक में जो मिल्क मोलर जो दांत होती है वो टूट जाती है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। सरिता कुमारी मैडम, आप सर का जवाब सुन लिए होंगे। हमारे साथ अखिलेश कुमार सिंह जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि गुड जॉब सर, थैंक यू वेरी मच। संतोष झा जी हाजीपुर से जुड़े हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि समसामयिक जानकारी के द्वारा समाज को अपनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर कर्ण को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सतजीत सिंह चुन्नू ने डॉक्टर मुकेश कुमार को लिखा, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। चलिए हम लोग दर्शकों के सवालों का दौर थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, उतना ले नहीं पाएंगे। हम लोग बातचीत का सिलसिला, हमारे पास मात्र 10-12 मिनट बचा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर करण साहब आपसे कि जी। आप कोशी एरिया में काफी दिनों से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों को लेकर सामान्य समस्याएं आपके सामने क्या आई है? मैं बच्चों पर केंद्रित होना चाहता हूँ। बच्चों को लेकर सामान्य समस्याएं किस तरह की आती है आपके पास? दांतों से रिलेटेड ना? दांतों से जी दांतों, जी। जो बच्चों से रिलेटेड हमारे पास सबसे जो कॉमन समस्या है वो ओरल हाइजीन की। ठीक है, हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, इनका नेग्लिजेंस समझिए बहुत, मतलब मैं 70% पेरेंट्स नेग्लिजेंस हैं, मतलब ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करवाते हैं बच्चों का। तो हमारे पास मैक्सिमम केसेस ऐसे आते हैं जिनका बहुत सारा जो दांत होता है वो सड़ा हुआ होता है, खासकर इंटीरियर रीजन में। नर्सिंग बॉटल केरीज बोलते हैं हम लोग उसको, रैम्पेंट केरीज बोलते हैं, या अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं। ऐसे केसेस बहुत आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी कि जो दूध पिलाते हैं, जो माँ दूध पिलाती हैं बॉटल से या फीड करवाती हैं, तो उसके बाद दांतों को कॉटन से साफ करने का एडवाइस दिया था। तो ऐसा होता नहीं है।
बच्चा दूध पीते ही सो जाता है, तो ऐसे में दांत सड़ जाता है, खासकर इंटीरियर रीजन्स का। तो ये समस्या बहुत ज्यादा है। दूसरा प्रोक्लिनेशन का, जो दांत आगे निकला होता है, दांत टेढ़े मेढ़े निकले होते हैं, क्योंकि इतना अवेयरनेस नहीं है कि हम चेक करते रहे बच्चों का दांत, हम लोग चेक करें कि ये सही से निकल रहा है, या यहाँ पे एक बोलते हैं कुकुर दत्ता टाइप से बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे सुपर न्यूमेररी टूथ हो जाते हैं, दूध मिल्क दांत भी है और परमानेंट दांत भी आ गए, तो ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं। तो अवेयरनेस की जरूरत है। सभी पेरेंट्स को आप अपने बच्चों को डेंटिस्ट के पास जरूर ले जाइए, और 6 महीने पे, साल भर पे, मतलब जब आपको आवश्यकता लगे, इग्नोरेंस नहीं करिए। हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन नॉट ओनली किड्स बट एडल्ट्स के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि देखिए, डेंटिस्ट्री लोग बोलते हैं कॉस्टली हो जाता है, लेकिन डेंटिस्ट्री इज नेवर कॉस्टली, नेग्लेक्ट इज कॉस्टली। हम लोग जो नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, तो वो कॉस्टली हो जाता है। तो बेटर है आप जाइए अपने डेंटिस्ट, जिसके पास भी आप जाते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए और वो आपको बेटर सलाह देंगे। डॉक्टर करण, आपने शुरू में कहा था कि आपको पहले बड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता था कि लोग यहाँ से डेंटल प्रॉब्लम को लेकर सहरसा जाते हैं या पूर्णिया जाते हैं या पटना जाते हैं। जी तो जी जी। आपने सोचा कि सुपौल में हमारा एक ऐसा सेटअप हो और इतनी व्यवस्थाएं हो। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, आपके क्लिनिक में किस तरह की व्यवस्था है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, लोगों को सुपौल में ही रहना पड़े? जी जी, मैं इतना सकता हूँ कि हमारे यहाँ, हमारे सुपौल में, मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, उमा डेंटल केयर जो हमारे क्लिनिक का नाम है, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 95% ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स को कवर करते हैं। सारा, चाहे वो रूट कनाल हो, चाहे वो फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो, जहाँ पे टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज किया जाता है, फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो ब्रेसेस लगते हैं, या मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, जबड़ा टूट गया, तो ऐसे केसेस भी हम लोग करते हैं, फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी ऐसे केसेस किए हैं जो एक्सीडेंटल थे, जबड़ा टूट गया, सक्सेसफुली हम लोगों ने जबड़ा को, जो जॉ को रिप्लेस किया, सही किया। बहुत सारे इरेगुलर टिथ को हम लोगों ने ठीक किया फिक्स ब्रेसेस के थ्रू, जिसके लिए लोग पहले बाहर जाते थे। ट्रीटमेंट कॉस्ट, यहाँ से पटना जाएंगे, पटना आने जाने का खर्चा होता है, प्लस डबल खर्चा होता है, ठीक है। और हम लोग वही चीज यहाँ पे लोगों को मुहैया करवा रहे हैं कम प्राइस पे। हम लोग आरसीटी करते हैं, हमारे बगल में सहरसा हो, पूर्णिया हो, रेट्स थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन हम लोग चूंकि अवेयर कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे अभी भी लोगों में एक्सट्रैक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है, कि लोग दांत में कैविटी हुआ तो आए सर दांत उखाड़ दीजिए। तो हम लोग का ज्यादा समय इसी में बीतता है कि नहीं, दांत उखड़वाइए नहीं, उसको बचाइए, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करिए, चाहे हमें कम पैसा ही मिले, लेकिन आपको फायदा हो, आपको सुधार हो। तो ये हम लोग का यहाँ पे रहा है शुरू से। एथिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज यहाँ पे अवेलेबल है। हम लोग इंडोमोटर से आरसीटी करते हैं, हमारे पास अपेक्स लोकेटर्स है, डिजिटल एक्सरे है, एक्सरे फैसिलिटीज, पेशेंट को कहीं भी भटकना नहीं पड़ता है। फ्रैक्चर्स करते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, जो भी है। एक आध ट्रीटमेंट है जो हम लोग नहीं करते हैं, जो अभी यहाँ पे बिहार में या जो ये क्षेत्र के लिए अभी उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर इतना हो जाएगा तो वो भी हम लोग कर देंगे ऐसा। और किसी भी ट्रीटमेंट के लिए डेंटल से रिलेटेड किसी भी पेशेंट को यहाँ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग यहाँ पे हैं और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने का भरोसा दिलाते हैं। जी डॉक्टर करण अपुरसुना, ये सुपौल जैसे शहर के लिए, सुपौल जैसे जिले के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप उनको उस शहर में ही सारी जानकारी, सारी व्यवस्था दे रहे हैं, सारा इलाज दे रहे हैं। अब रुक करते हैं डॉक्टर जी जी। मुकेश कुमार सिंह की तरफ। डॉक्टर मुकेश साहब, हमारा कार्यक्रम अवसान की ओर जा रहा है, हमारे पास 5-6 मिनट बचे हुए हैं। एक अंत में ओवरव्यू आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, आज के माहौल को लेते हुए? आज जो कोविड की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और भी जीवन जो दैनिक दिनचर्या, आप लगातार सुपौल में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे, आपको क्या लगा कि किस तरह की लापरवाही यहाँ लोग ज्यादा करते हैं, बच्चों के मामले में भी, बड़ों के मामले में भी? एक संवेद रूप से आप क्या राय देना चाहते हैं, आप बताएं डॉक्टर साहब। जहाँ तक अभी के समय की बात कर रहे हैं, अभी तो जहाँ जाइए आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है कोविड के डर को लेकर। जी जी। तो कोविड से डरने की ज़रूरत है।
और जब तक आप डरिएगा नहीं, सावधान नहीं रहिएगा, जब ही आपके मन से डर निकल गया आप लापरवाह होबे करिएगा। तो डरने की ज़रूरत एकदम है, और डरने के साथ साथ सावधान भी रहना है, लेकिन अपना जो दिनचर्या है, अपना जो रूटीन वर्क है, उसमें पीछे नहीं रहना है, अपना काम करते रहना है। हम लोग जैसे जीते आ रहे हैं वैसी तरह जीना है, लेकिन सावधानी के साथ जीना है। और डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये भी इंक्लूड था कि आप डिफरेंट टाइप की परेशानियां देखते होंगे, वहाँ पेशेंट्स काफ़ी आते हैं आपके यहाँ, तो आप क्या एक सलाह क्या हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, खासकर किस तरह की लापरवाही आपके सामने ज़्यादा देखने को मिलती है? लोग आते हैं, कोई बुखार है तो लगातार छूट गया, सांस की समस्या है, मतलब किस तरह की लापरवाहियों को देखते हैं आप और क्या सलाह दे रहे हैं? लापरवाही यहाँ पे अगर बच्चे का बात किया जाए, चाइल्ड में ग्रुप में अगर लापरवाही हो तो सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है 70% केस में खाने पीने को लेकर। बच्चे को वैसा ही चीज़ खिलाया जाता है जिससे कि बच्चे को तकलीफ हो। मैक्सिमम बच्चे पेट का प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो पेट का प्रॉब्लम जो भी लेके आते हैं सारा के सारा जंक फूड से रिलेटेड होते हैं। और सर्दी खांसी से जो भी बच्चे जूझ रहे होते हैं, तो एक पेरेंट्स में थोड़ा सा तो चिंता की तो बात होती ही है। सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि सर्दी खांसी 1 या 2 दिन होता ही है, तो लोग अपने मन से, चाहे गांव से चाहे कहीं से भी, एक कफ सिरप तो ज़रूर दे देते हैं, वही आगे बीमारी को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो कफ सिरप बिल्कुल ना दें, 2-3 दिन वेट करें। सर्दी खांसी जो सीजनल होते हैं वो खुद ब खुद सेटल हो जाते हैं। अगर बच्चे को लगे कि नहीं बच्चा टॉक्सिक हो रहा है, बीमार ज़्यादा है, खाना पीना कम हो रहा है, तो फिर डॉक्टर से मिलें। और अपने मन से तो कभी भी पेट दर्द का और सर्दी खांसी का दवा बिल्कुल ना लें। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही गहरी सलाह है, बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। हमारे साथ एक तो और दर्शक जुड़े हैं, मैं उनको लेना चाहता हूँ। सरिता कुमारी ने, जो दिल्ली से आपने प्रश्न पूछा था, उन्होंने लिखा, थैंक यू डॉक्टर करण, यू हैव क्लियर्ड माय डाउट। थैंक यू वेरी मच सरिता मैम। नंद किशोर विद्यार्थी जी लिखते हैं कि डॉक्टर साहब के साथ रौनक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो शिक्षा गुरु के माध्यम से हम लोगों को सामाजिक कार्य से कुछ बेसिक जानकारी मिल रही है। नंद किशोर विद्यार्थी जी, डॉक्टर साहब की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। और अंतिम एक टिप्पणी मैं लेना चाहूंगा, डॉक्टर स्वाति करण सिन्हा जी सुपौल से लिख रही है, वेरी नाइस सेशन, थैंक्स टू डॉक्टर करण एंड डॉक्टर मुकेश सर। थैंक यू मैडम, आप लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारा हौसला बढ़ा रही हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर करण, हम लोगों को अब समय हमारे पास थोड़ा कम है, मैं एक बार डॉक्टर जी बताएं। मैं एक पहल करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा तरु इतना सामाजिक तौर पे जो असहाय और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो आप लोग कर रहे हैं वो काफी काबिल तारीफ है, और आप लोग का, पूरे टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ इस चीज को करने के लिए। मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल है, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी शिक्षा तरु से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो भी शिक्षा तरु से जुड़े हुए जो निसहाय बच्चे हैं, जो जिनको कोई भी चिकित्सकीय सुविधा, खासकर मैं डेंटल से हूँ तो डेंटल अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट दूं, वो भी फ्री में। एडवाइस नहीं दूं, मैं ट्रीटमेंट भी दूंगा और मेडिसिन भी दूंगा, और वो फ्री में दूंगा। तो ये एक छोटा सा पहल है, मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, तो इसे एक्सेप्ट करें आप और शिक्षा तरु की टीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करण साहब, आपने बहुत बड़ी पहल की है, हमारे बच्चों की बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। एक तो डॉक्टर मुकेश साहब उनकी सारी परेशानियों को देखते ही हैं, और आप जो है वो दंत रोगों से रिलेटेड, जो भी दांत से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको आप देखेंगे। तो पूरी शिक्षा तरु टीम की तरफ से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी बड़ी पहल की। और हमारे जो भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर करण अपूर्व सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे सारे जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त में उनसे दांत से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका इलाज करेंगे। उनके साथ साथ उनका जब भी जरूरत पड़ेगी उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल थैंक यू। हमारे साथ और जुड़ गए हमारे मेंबर्स, मैं जल्दी में उनका नाम पढ़ लूं। एंजल जी जुड़ी हुई हैं सुपौल से, थैंक्स फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर मुकेश एंड डॉक्टर करण सर। थैंक यू मैडम, आप दोनों को। डॉक्टर एंजल जी शिल्पी रौनक जी वेलकम लिख रही हैं। सरिता कुमारी जी लिख रही हैं, थैंक्स टू शिक्षा तरु फॉर सच ए नाइस प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैडम। अशरफ अली जी लिख रहे हैं, थैंक यू, ग्रेट जॉब। संतोष झा जी लिख रहे हैं, थैंक यू टू ऑल, नाइस सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।
और इस तरह सारे लोग जो हैं हमारे जो ये प्रोग्राम रहा है, इनको ये प्रोग्राम पसंद आया है और आप लोगों का जो आपने जो सलाह दिया है लोगों को, इनसे काफ़ी लोग संतुष्ट हैं, काफ़ी खुश हैं। आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नेपाल से जुड़ गए देशभक्त मलिक जी, इन्होंने लिखा है कांग्रेचुलेशन रौनक जी फॉर दिस काइंड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अब थैंक यू सो बिल्कुल समय मच नहीं है, सर। हमें कार्यक्रम को ये करना पड़ेगा, अवसान की ओर है। एक बार फिर से मैं डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर कर्णपूर सिन्हा आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और बहुत-बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। साथ-साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद रौनक जी। जी, और आप दोनों बहुत यूँ बहुत ही धन्यवाद। वही समाज सेवा के साथ अपने प्रोफेशन को एक नया आयाम देते रहें, जिससे सुपौल जैसे छोटे शहर में लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। तो थैंक यू दर्शकों, सो इसी के मच, साथ थैंक यू सो मच। दर्शकों इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हमें समाप्त करना पड़ेगा, हमारे पास समय की कमी है। अगले सप्ताह फिर हम नए मेहमान को लेकर आपके साथ आएंगे, आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। शिक्षा तुरु एक मिशन है, एक कार्यक्रम है जिसमें हम गरीब बच्चों की पढ़ाई को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी दिल से लगे कि आप गरीब बच्चों की सेवा करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में मदद करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जरूर जुड़े। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इन सब के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप फिर हमारे अगले कड़ी में अगले रविवार को हम लोग एक नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।